हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, अगर तुम क्लास 12th में हो और 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो तो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं विषय राजनीतिक विज्ञान का, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पत्र। हूबहू तुम्हारे परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तुम्हें टोटल 60 अंक के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला भाग है तुम्हारा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि तुम्हें MCQ टाइप के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जहां पे तुम्हें सही ऑप्शन को लिखना रहेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, तुम्हें शॉक थेरेपी किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1999। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 में शॉक थेरेपी शुरू की गई थी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे तुम्हें पूछा गया है, चीन ने खुली द्वार की नीति कब अपनाई? ऑप्शन ए 1978, बी 1972, सी 1990, डी 2001। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1978 में चीन ने खुली द्वार की नीति अपनाई। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे तुम्हें पूछा गया है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1985, बी 1990, सी 2000, डी 1945। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1942, बी 1945, सी 1950, डी 1962। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया है, किस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है? ऑप्शन ए बर्लिन का दीवार गिरना, ऑप्शन बी क्यूबा मिसाइल संकट, ऑप्शन सी जो कि तुम्हारा है वियतनाम युद्ध, ऑप्शन डी कोरियाई युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत घटना का चरम सीमा माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे तुम्हें पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत का क्षरण किस प्रकार के खतरों का उदाहरण है? ऑप्शन ए पारंपरिक सुरक्षा खतरे, बी अपरंपरागत सुरक्षा खतरे, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरंपरागत सुरक्षा के खतरे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पे पूछा गया है, वैश्वीकरण के मुख्य आयामों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक, बी राजनीतिक, सी सांस्कृतिक, डी सामाजिक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे पूछा गया है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी जकार्ता, सी बीजिंग, डी बैंकॉक। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जकार्ता में स्थित है एशियान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि तुम्हारा लास्ट MCQ होने वाला है। वो पूछा गया है तुम्हें, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1965, बी 1971, सी 1972, डी 1999। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला समझौता हुआ था। अब आते हैं भाग ब पे, जो कि तुम्हारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि तुम्हें 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हें, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका राइट उत्तर है, सोवियत संघ के विघटन के बाद
रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है शॉक थेरेपी का क्या अर्थ था। तो इसका उत्तर है शॉक थेरेपी सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी से पूंजीवाद व्यवस्था में परिवर्तन का एक कठोर और तीव्र मॉडल था, जिससे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सुझाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वैश्विक गरीब और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अपरंपरागत खतरा क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुम्हारा वैश्विक गरीब और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अपरंपरागत खतरा माना जाता है क्योंकि राष्ट्र की सीमाओं से परे और सभी देशों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुरक्षा आवश्यकता होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है रियो सम्मेलन का मुख्य परिणाम क्या था। तो इसका सही उत्तर है रियो सम्मेलन का मुख्य परिणाम पर्यावरण और सतत विकास सिद्धांतों का एक साझा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में लाना था। इसमें एजेंडा 21 नामक एक कार्य योजना को अपनाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव हैं। पहला नकारात्मक प्रभाव आर्थिक असमानता में वृद्धि, यानी कि अमीर और गरीबों के बीच खाई बढ़ी। सेकंड पॉइंट लिखोगे सांस्कृतिक क्षरण, यानी कि पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ने से स्थानीय संस्कृति को खतरा पैदा हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे तुम्हें पूछा गया है यूरोपीय संघ किन्हीं 2 सदस्य देशों का नाम लिखिए। तो यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश हैं, पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी। अब आते हैं भाग 6 पे, जो कि तुम्हारा है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 मार्क्स के प्रश्न पे। और यहाँ तक पहुँच के अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो भाई क्या ही करें तुम्हारे लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, यहाँ तक पहुँच गए हो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है तुम्हें सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंधों पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत और रूस के संबंध मजबूत बने रहे। पहला पॉइंट लिखोगे राजनीतिक संबंध, यानी कि रूस भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी बना रहा, जिसने सैन्य प्रौद्योगिकी और हथियारों की आपूर्ति की। सेकंड पॉइंट लिखोगे यहाँ पे ऊर्जा सहयोग, दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा तेल क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। थर्ड पॉइंट लिखोगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि भारत और रूस ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग जारी रखा। तो इस तरह से लिखना है तुम्हें सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के बीच संबंध को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य। पहला पॉइंट कार्य लिखोगे तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सेकंड पॉइंट लिखोगे यहाँ पे शांति मिशन, यानी कि यह शांति मिशनों की स्थापना करने और संचालित करने का निर्णय लेता है। थर्ड पॉइंट लिखोगे आर्थिक प्रतिबंध, यानी कि यह किसी भी राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है सार्क के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका उद्देश्य है तुम्हारा, पहला है तुम्हारा सार्क का मुख्य उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट लिखोगे क्षेत्रीय सहयोग, यानी कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। अब सेकंड पॉइंट पे लिखोगे यहाँ पे आत्मनिर्भरता, यानी कि सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। थर्ड पॉइंट लिखोगे
शांति और स्थिरता, यानी कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता और सद्भाव बनाए रखना इसका कार्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वैश्वीकरण के परिभाषा देते हुए इसके आर्थिक प्रभावों को संक्षेप में समझाइए। तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि विश्व के आर्थिक व्यवस्थाओं को एकीकरण, जिसमें पूंजी, वस्तु, सेवा, तकनीक और विचारों का निर्बाध प्रभाव है। आर्थिक प्रभाव लिखोगे, इसमें पहला है सकारात्मक प्रभाव। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया है, जिससे आर्थिक विकास हुआ है। और सेकंड पॉइंट लिखोगे इसके नकारात्मक प्रभाव। तो इसके नकारात्मक प्रभाव है आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है और वैश्वीकरण का लाभ सभी देशों को समान रूप से नहीं मिला। अब आते हैं भाग द पे, यानी कि सेक्शन डी पे, जो कि तुम्हारा होने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शीत युद्ध के बाद विश्व में द्विध्रुवीय के अंत के प्रमुख परिणामों का विस्तार वर्णन कीजिए। तो द्विध्रुवीयता के अंत के प्रमुख परिणाम, जिसमें पहला पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। सेकंड पॉइंट लिखोगे सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ 5 स्वतंत्र गणराज्यों में टूट गया। थर्ड पॉइंट लिखोगे पूंजीवाद का वर्चस्व, यानी कि साम्यवाद का पतन हुआ और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के साथ बढ़ावा मिला। फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे लिखोगे नए देशों का उदय हुआ, यानी कि पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में कई नए स्वतंत्र देश का उदय हुआ। फिफ्थ पॉइंट लिखोगे गुटनिरपेक्ष का आंदोलन की चुनौती, यानी कि गुटनिरपेक्षण आंदोलन का अस्तित्व पर सवाल उठा। अब आते हैं सेकंड और लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या सीमाएं हैं और इसके सुधारों का क्या प्रयास किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे लिखोगे तुम सुरक्षा परिषद का सीमित प्रतिनिधित्व, यानी कि सुरक्षा परिषद में केवल 5 अस्थायी सदस्य हैं जो सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सेकंड पॉइंट लिखोगे वीटो शक्ति का दुरुपयोग, यानी कि अस्थायी सदस्य अपनी वीटो शक्तियों का उपयोग करके अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बाधा आती है। थर्ड पॉइंट लिखोगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन ना होना, यानी कि कई बार सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों का पालन नहीं करते हैं। अब इसके सुधार के प्रयास, जिसमें पहला पॉइंट लिखोगे सुरक्षा परिषद का विस्तार, यानी कि सदस्य राष्ट्रीय स्थायी और गैर अस्थायी सीटों के विस्तार की मांग कर रहे हैं। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।